Friends, in this video, we are going to discuss about physical world and measurement. And this happens to be the very first topic of class 11th ISC physics. Before we go into much deeper discussion about physics, let's first try to understand what physics is. When I am talking about physics, physics happens to be the branch of science which tries to describe how nature works using the language of mathematics. You all need to understand that in physics we are going to study about different natural phenomena that occurs in our day-to-day life, in our surroundings. And when we see these phenomena occurring, and when we start describing these phenomena in the language of mathematics and not in the language of English, in English or in Hindi or in Marathi or some other vernacular language, but once we start describing all these phenomena in simply the language of mathematics, then we say we are dealing with physics. जैसे कि अगर एक बॉल आपने जमीन पर रोल कर दी या जमीन पे सरका दी और वो सरकती हुई बॉल को जब आप लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में डिस्क्राइब करें, इक्वेशंस में डिस्क्राइब करें, गेंद को ऊपर से किसी ऊंची बिल्डिंग से आपने गिरा दिया और अब उस गिरती हुई गेंद को अगर आपने डिस्क्राइब करना चालू कर दिया किसमें, मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करते हुए, इक्वेशंस बनाते हुए, तो यहां पर इन सारी चीजों में जब हम लोग इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो हम कहते हैं भाई ये जो चीज हो रही है यही फिजिक्स है. फिजिक्स विल बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स जो आप लैब में करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड एनालिसिस, मेजरमेंट्स, और फिर जब मैं उनको जाकर इक्वेशंस में उठा के डिस्क्राइब करने लग जाऊंगा किस लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जब मैं उसको डिस्क्राइब करने लग जाऊंगा तो यही बन जाएगी हमारी फिजिक्स. बच्चों, फिजिक्स छोटे से छोटे पार्टिकल्स को लेते हुए बड़े से बड़े ब्रह्मांड तक का डिस्क्रिप्शन करने के लिए बनी हुई साइंस है. यहां पर आप माइक्रो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं और मैक्रो कॉस्मोस तक को कवर करेंगे. मैटर कैसे बना, इलेक्ट्रॉन्स किससे बने हैं, प्रोटॉन्स किससे बने हैं, तो छोटा सा छोटा अणु, परमाणु, इनको भी मैं मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब करूंगा. और यहां से लेते हुए जब मैं पूरे ब्रह्मांड की भी, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को किससे अट्रैक्ट कर रहा, अर्थ सन के अबाउट जब घूम रही है तो किस वेलोसिटी से घूम रही है, जब उन सारी चीजों को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में लाकर मैं डिस्क्राइब करने लगूं तो यही मैथमेटिकल इक्वेशन में डिस्क्रिप्शन का दिया जाना ही फिजिक्स है. फिजिक्स में ज्यादातर चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद हमारी कोशिश होती है उनको मेजर करने की, और मेजरमेंट होने के बाद मैं कोशिश करूंगा उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में डिस्क्राइब करने की. तो फिजिक्स एक ऐसी साइंस है, साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय मेजरमेंट, और इसलिए हम लोग फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं या स्टडी ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज भी कहते हैं. हम लोग आगे जाते हुए इनको और डिटेल एनालिसिस करते हुए इसके बारे में जानेंगे. दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया कि फिजिक्स में या फिजिक्स की मदद से हम लोग
ना सिर्फ ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम लोग छोटे से छोटे अणु और परमाणु की भी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स विल टेक यू टू द जर्नी ऑफ मैक्रोकॉस्मोस टू द माइक्रोकॉस्मोस। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस फिजिक्स का कि फिजिक्स गिव्स यू द साइंस ऑफ प्रिडिक्शन ऑल्सो। जो आप मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं उसकी मदद से आप प्रिडिक्ट भी करते हैं। क्लास 9th में या और किसी जूनियर क्लास में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। तो जब आप गेंद को उछालते थे तो आप क्या नहीं प्रिडिक्ट कर देते थे कि भाई इतने सेकंड के बाद बॉल की इतनी वेलोसिटी, करते थे ना, या इतनी देर के बाद गेंद जमीन पर टकरा जाएगी। सो ओवर देयर व्हेन यू वर ट्राइंग टू टेल मी दैट आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम or after this much seconds have elapsed, the ball will possess this velocity, the ball will strike the ground. What you were trying to do? You were trying to predict the outcome of a particular motion. That means the science, the physics, or the science of measurement has given you this ability to predict the outcome of a particular event. That's what you will learn, or you will be able to do by knowing the physics. Before we go into the greater or further any details about the physics, one need to understand that in nature there are 4 basic fundamental forces that have been discovered up till now. तो ये 4 बेसिक या फंडामेंटल फोर्सेस जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो माइक्रोकॉस्मोस का हो चाहे वो माइक्रोकॉस्मोस का हो, वो सिर्फ इन 4 बेसिक फोर्सेस की मदद से चल रहा है। और वो 4 बेसिक फोर्सेस हैं कौन कौन सी? ये पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और सिंपली न्यूक्लियर फोर्सेस। फ्रेंड्स, यही 4 फोर्सेस ही हमारे इस ब्रह्मांड को बांध कर रखी हुई है। चाहे वो मैक्रोकॉस्मोस का वर्ल्ड हो चाहे वो माइक्रोकॉस्मोस का वर्ल्ड हो, वी हैव गॉट ओनली 4 basic forces. As you can see over here, the first one, as I told you, has got is the gravitational force. This is the weakest force existing in our nature. But the most important part is that this force influence ranges till infinite distance. यानी इस फोर्स का इन्फ्लुएंस इंफिनिटी तक फैला हुआ है। 2 पार्टिकल्स अगर इनफाइनाइट दूरी पर भी रखे हुए हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर अगर कोई इंटरैक्शन या कोई इफेक्ट क्रिएट कर सकता है तो वो किसकी वजह से करेगा बच्चों? वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज है ना, वो इनफाइनाइट रेंज है नेचर में, और ये नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इसका स्ट्रेंथ 10 to the power of -39। इसके बाद जो सबसे कमजोर फोर्स, सबसे वीकर फोर्स इसके बाद जो आती है उसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्सेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, क्वार्क्स। और इनका जो रेंज है वो बहुत ही छोटा रेंज है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के बियॉन्ड इनका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। यानी जब आप न्यूक्लियर साइजेस की बात कर रहे होंगे, एक न्यूक्लियस का साइज 10 to the power of -15 मीटर के आसपास होता है, फेम्टोमीटर। तो
न्यूक्लियर के अंदर यानी 10 टू द पावर ऑफ -15 के अंदर जब मैं जाऊंगा, इतने छोटे माइक्रो वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा, तब मैं इस तरह के वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को ऑब्जर्व कर पाऊंगा। तो इनफाइनाइट रेंज तक फैली हुई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस पे जो फोर्स इफेक्टिव हो जाती है उनको हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और फिर इसके बाद नेचर में जो तीसरी फोर्स आती है, इन दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेचर में ज्यादातर फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती है, जो बॉन्डिंग आपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आप पढ़ चुके होंगे, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग हो, यानी जो एटम्स के एटम के लेवल पे एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाते हैं तो नीचे अगर गद्दा पड़ा है तो आपके कूदने और गद्दे के बीच में नीचे खींचने वाली फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जैसे ही उस गद्दे और आपके बॉडी के स्ट्राइक होगा, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऐड करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब मैं अपने हाथों की हथेलियों को, पाम्स को रगड़ता हूं, तो उस पाम के बीच में जो गर्मी पैदा होती है, जो हीट जनरेट होती है, वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये इन दोनों फोर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है, इनका रिलेटिव डिस्टेंस 10 टू द पावर ऑफ -2 है, लेकिन इसका भी रेंज इनफाइनाइट दूरी तक है। ये किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्सेस होंगी दोस्तों। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक आउटकम है, वो आगे जाके आप क्लास 12 में उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर एक और फोर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। वंस अगेन, ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियॉन्स यानी जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्स है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के। तो इस तरह से हमारे पास नेचर में 4 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स, और चौथा वीक फोर्स। सो फ्रेंड्स, these 4 forces are responsible for binding the macro world to the micro world, and we are going to study about all these basic forces in our study of physics. But before we begin this particular interesting branch of science, let's try to understand certain terms that we are going to use in our day-to-day understanding of physics. We already must have understood by now that physics will be a branch of science that will involve observation followed by some sort of measurements, and based on these observation and measurement, I will try to express the phenomena in the language of mathematics or in language of mathematical equation. That what broadly I can say physics is. Now, as we just now learned that physics is a science of measurement or is a study of measurable quantity. So let's try to understand what do we mean when I say it's a study of measurable quantity. What really is the term quantity means? Now, before we move on to the discussion of the term quantity, just try to think about the answer of these questions. How beautiful is she? Is she very beautiful? Is she very pretty? So what you are doing, you are defining, you are trying to tell me how beautiful is she. Or if I ask you how handsome is he, then again you would have to think how beautiful, how handsome, very handsome, somehow good looking.
Or if I ask you how intelligent was he? Very intelligent. So what you are trying to do? When you look to these questions, you are trying to put or trying to tell me or try to associate some type of characteristic or attribute which tries to define either in magnitude or in terms of number, in terms of amount or in terms of multitude. बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत. जब आप इस तरह से कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टर्म्स को एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि आप किसी फिनोमेना को, किसी इवेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति विशेष को डिफाइन कर सकें या मेजरमेंट को डिस्क्राइब कर सकें, तो यही एट्रीब्यूट को हम फिजिक्स में क्वांटिटी कहते हैं. तो क्वांटिटी हैपेंस टू बी दैट एट्रीब्यूट, दैट कैरेक्टरिस्टिक that defines either in terms of amount or in terms of number or even in terms of multitude, बहुत ज्यादा, बहुत कम, जिसकी मदद से आप किसी भी इवेंट, फिनोमेना, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस वगैरह को मेजर कर सकते हैं. इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं. फ्रेंड्स, लेट्स लुक इनटू अनदर थिंग. हाउ हैवी इज ब्लू व्हेल? ना, अगर मैं पूछ रहा हूं हाउ हैवी इज ब्लू व्हेल, तो हो सकता है आपके पास आंसर हो ये 220 टन की है, समथिंग लाइक दैट. और हाउ हाई इज द माउंट एवरेस्ट, और हाउ हाई इज द, और हाउ टॉल इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो जब आप इसको डिस्क्राइब करने चल रहे हो या इसको जब मुझे बताने चल रहे हो, तो आपको किसी एक नंबर की 180 फीट या 180 मीटर, नॉट फीट, हाइट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की. तो ये 180 जो नंबर आपने एसोसिएट किया, ये नंबर क्या कर रहा है? इस फिनोमेना को, इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में मदद कर रहा है. ये एट्रीब्यूट ही हमारा, इस एट्रीब्यूट को ही हम क्वांटिटी का नाम देते हैं. सो क्वांटिटी हैपेंस टू बी दैट एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प्स to define the amount or number for any event, phenomena, object, substance, etc. अब ये जरूरी नहीं कि ये हर समय आपको नंबर में ही मिले. ये कई बार, जैसे अभी मैंने कहा था, कौन ज्यादा सुंदर, या कितनी खूबसूरत है दिशा पाटनी, या कितना हैंडसम है शाहरुख खान, सलमान खान, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है. तो ये जो बहुत ऐसे मल्टीट्यूड का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्वांटिटी को ही डिस्क्राइब करता है या क्वांटिटी को ही डिफाइन करता है. फ्रेंड्स, क्वांटिटी कैन बी मेड कंपेरेबल बाय यूजिंग द टर्म मोर और लेस और असाइनिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया. जैसे यहां पर 2 ग्लासेस हैं, एक ग्लास में, दोनों ग्लासेस में जूस भरा, तो किस में ज्यादा, किस में कम. तो क्वांटिटी की मदद से आप मोर लेस और इक्वल का कंपैरिजन कर सकते हैं. इसमें कौन सी गेंद बड़ी है या इनका रिलेटिव साइज कैसा है. आइदर बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक मोर लेस और वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग लाइक दैट, और आपको एक नंबर, न्यूमरल असाइन करके भी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 to 10. तो ये सारी चीजें इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती हैं. तो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं. क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया जिनको आप नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं या मल्टीट्यूड के टर्म्स में लाके डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे हैवी, लाइट, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, एक्सेट्रा. जब आप इनकी मदद से किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, उसी एट्रीब्यूट का नाम क्वांटिटी है. फ्रेंड्स, तो क्वांटिटी बेसिकली 2 तरह की हो सकती हैं. क्या क्या? एक, जिनको आप नंबर की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, या एक वो जिनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं. बहुत सुंदर है,
स्मॉल है, लार्ज है, इनकी मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटीज न्यूमेरिकल वैल्यूज की मदद से 10, 5 ऐसे नंबर्स की मदद से डिस्क्राइब हो रही है, इन क्वांटिटीज को हम मेजरेबल क्वांटिटीज कहते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो क्वांटिटीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से डिस्क्राइब हो रही है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, ऐसी क्वांटिटीज को हम नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज कहते हैं। हम लोगों की स्टडी ऑफ फिजिक्स में नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज को हम दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। we don't consider non-measurable quantities. So the physics is going to be the study of only measurable quantities, and such measurable quantities will be termed by us as physical quantities. So one can describe physical quantity as that property of a phenomena. Which property? Physical property, tangible, जिसको आप महसूस कर सकें। Tangible property of a phenomena, event, object, body, substance, etc. that can be quantified by some measurement. And when I am going to talk about measurement, measurement means comparison. Now listen to this point very carefully. Measurement always means comparison. Comparison of any given quantity with some predefined standard. So measurement of any physical quantity would involve comparison with some certain basic, arbitrarily chosen, universally accepted, internationally means universally accepted reference standard called as unit. तो हम लोगों को मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है? जब आप कोई एक प्री डिफाइंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस क्वांटिटी से कंपैरिजन स्टार्ट कर दोगे तो उसको आप कहोगे कि हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सेट किया गया है, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है एक इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या सिंपली इन शॉर्ट एसआई यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये वो एट्रीब्यूट है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि मेजर की जा सकती है, जो किसी भी इवेंट फिनोमेना के साथ जोड़कर अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन गया। और मेजरमेंट शब्द का मायने क्या है? कि मेजरमेंट मींस कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे? किसी प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ। और ये जो स्टैंडर्ड है इसी को हम कहेंगे अब से यूनिट। जो प्री डिफाइंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड बना, उसको हम कहते हैं यूनिट। फ्रेंड्स, होप यू कुड हैव अंडरस्टैंड the term quantity and the term physical quantity and then the measurement. Physical quantities can be grouped into two categories. One, which is called as fundamental quantities or basic quantities. Another, which is called as derived quantities. So what are fundamental quantities? Quantities that was chosen arbitrarily, जिसको बस आपने चूज करके रख दिया है, चूज किया और डिफाइन कर दिया, उस तरह की क्वांटिटीज को कह दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी उनको और उनसे छोटे सिंपलर टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते थे, आपने चूज किया, डिफाइन किया, स्टैंडर्ड बना दिया, यह हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो उन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के टर्म्स में जाकर आगे जाकर डिफाइन किए गए, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में की मदद से, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से जब डिस्क्राइब किया किसी दूसरी क्वांटिटी को, तो वो बन गए हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी। सो इफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, then such quantities were termed as derived quantities. So physical quantities were now grouped into two categories: one, fundamental or basic quantities, another derived quantities. Fundamental quantities was one which was chosen arbitrarily
and cannot be measured into more simpler form, so they were termed as fundamental. Whereas derived quantities were those quantities which were defined with the help of two or more than two fundamental quantities. They were termed as derived quantities. Now, International System of Units have defined 7 units of measurement as basic or fundamental. And with the help of these 7 basic fundamental units, we will define or derive all other units of measurements. So these 7 defined units of measurements are called as fundamental units of measurement, or simply fundamental units. And all other units of measurements which are going to be derived with the help of these 7 fundamentals are going to be called as derived units. So what are these 7 fundamental units? So these 7 fundamental units of measurements are meter, which is used to measure the length. Then I've got kilogram, which is used to measure the mass. Second, used to measure time. Ampere for current. Kelvin for temperature. Candela for luminous intensity. And mole for amount of substance. So these 7 fundamental units of measurement as defined by International System of Units becomes my fundamental or basic units of measurements. How have they defined these fundamental units of measurement? For meter, the definition happens to be the length of the path traveled by the light during an interval of 1 by 299792458 part of a second. That is how you have defined the defined meter to be. The symbol of meter is m, whereas the length, the basic quantity that it is measuring, is length. Kilogram happens to be the mass of platinum iridium alloy cylinder which has been kept in International Bureau of Weights and Measurements. So you can see over here there is an alloy of platinum iridium. This is a cylindrical alloy of platinum iridium which is kept in International Bureau of Weights and Measurement, and this is what is called as kilogram. And what basic quantity it measures? It measures the mass. Then comes second, and this happens to be the duration for 91926317770 periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-33 atom. Symbol happens to be second, and the basic fundamental quantity that it defines as time. Similarly, the ampere, this happens to be the constant current which is maintained between two straight parallel conductors of infinite length of negligible area of cross section, placed at a distance of 1 meter apart in vacuum. When they start experiencing a force of 2 into 10 to the power of -7 Newton per meter, then that amount of current is called as ampere. Symbol happens to be A, and it defines the basic quantity of current. Definition of Kelvin. The Kelvin happens to be the unit of thermodynamic temperature and is defined as the fraction of 1 by 273.16 part of the thermodynamic temperature of the triple point of water, friends. As symbol for temperature is T or theta. T is always used in Kelvin and theta is always used in degrees Celsius. Take care about the symbol, friends. Then come definition for mole. The mole happens to be the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of C12 isotope. So these are the definitions that have been defined by the International System of Units. The definition for candela happens to be the unit of luminous intensity.
that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power of 12 hertz, and that has radiant intensity in that direction of 1 by 683 watt per steradian. So these were the sum of the units of or the definition of the units that was defined by International System of Units. You should learn them up and prepare them up so that you know how they were defined, friends. Now friends, you should also know the rules for writing down the SI units. How one should write down the SI units. There are certain rules for them. Please take care about these rules also. The units which are named after scientists are not written with initial capital letters. So for example, you write down Newton with a small n. Can you see over here? So the Newton should come with a small n. Henry, small h. Watt, small w. So the units named after scientists are never written with a initial capital letter. Is that clear? Whereas the symbols of their units which are named after scientists are always written with a capital letter. For example, for Newton it is going to be written with capital N. For Henry it is going to be written with a capital H. For Watt it is going to be written with capital W. Please take care about all these. If small letters are used for symbols for those units which are not derived from a proper name. For example, meter, small m, kilogram, small k. Whereas if you are writing down Kelvin, the symbol will be written with a capital K. So take care about all those things. No full stop or other punctuation marks should be used within or at the end of the symbol. For example, 50 meter is going to be written as 50 m, friends, isn't it? And not as 50 m with a full stop. So please take care that we do not apply these full stops or comma or other punctuation marks when you are writing down the units. Next, the symbols does not take a plural form. So 10 kgs is 10 kgs and not 10 kgs. And you do not put a full stop or a comma over here. Is that okay? So whenever you are expressing the temperature in Kelvin, the degree sign is omitted. So it is always 273 Kelvin and not written as 273 degree Kelvin. If it is represented or expressed in Celsius scale, then only the degree sign is introduced. And in degree Celsius scale, you do not write down as 100 Celsius. That's why I'm saying degree Celsius scale. Okay, so take care. So in Kelvin scale, it is 273 Kelvin. Now, symbols, only accepted symbols must be used. I have seen a number of times the students are writing AMP for ampere. No, this is wrong. There's nothing as AMP or AM or SEC for second. It's small s. For meter it is small m and not MTR. Please take care about these mistakes that you commit while writing down any answer. They are hazardous. They are very, very hazardous for you all. There must be some space that must be left between the numbers and the symbol of the units, and also between two symbols. For example, if you are writing down 2.3 meter, it should not be written as 2.3 meter. It is always written 2.3 when then there is some space is there and then m follows. So similarly, when you are writing down any unit which is made up of two or more symbols, so kg meter per second square and not kg ms, there has to be a gap. Can you see the gap is missing over here? So please ensure there must be some gap as I've shown it over here when you are writing down the multiple, when you are writing down units which is made up of compound units. Whenever you are writing down the numerical value of any physical quantity, it should always be expressed in scientific notation. For example, if you are writing on density of a mercury, it should always be expressed as 1.36 into 10 to the power of 4 kg per meter cube, rather than being expressed as 1.3 or 13,600 kg per meter. Use of solidus is recommended. Solidus means this hash line, okay, is recommended only for indicating a division of one letter unit symbol by another unit symbol.
That means you can use the Solidus, this hash and division sign, when you are using meter per second, but should not be used when you have got a unit to be expressed as joule per Kelvin per mole. So over there you can't use two or more than one Solidus in writing down the units. The preferable way of writing that will be joule per Kelvin per mole. So that is how you should write down the SI unit. So these were some of the rules for writing down the SI units. So this was all for this particular topic of physical world and measurement. I hope you would have grasped the concepts. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care, and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.